Welcome to Jontech Digital Platform. Today we will discuss about the DDA programs and we will ensure you about the BC2Q program that is related to DDA. आज हम DDA से related जो अपना build concept through questions यानी questions के through अपन concept को build up करेंगे और आज जो अपन discussion करेंगे वो आपका होगा सिंक्रोनस मशीन से रिलेटेड, यानी कि जो आपकी सिंक्रोनस मशीन है उससे रिलेटेड अपन क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे। तो आपका जो फर्स्ट टॉपिक है सिंक्रोनस मशीन का वो है जनरेशन ऑफ थ्री फेज ईएमएफ, यानी कि उसके अंदर जो आपका ईएमएफ जो बिल्डअप होता है आपका जो मशीन है, और ये जो मशीन है आपकी, ये जो मशीन है इसे अपन बोलते हैं अल्टरनेटर। अल्टरनेटर का मतलब होता है एसी जनरेटर। तो अपन बात करेंगे आज एसी जनरेटर की, और जो एसी जनरेटर होता है उसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यावर्तक। तो अपन बात करेंगे प्रत्यावर्तक की, यानी कि जो प्रत्यावर्तक होता है उसके अंदर जो ईएमएफ बिल्डअप होता है उस ईएमएफ के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। तो इसके अंदर जो मेन पॉइंट है वो आपको ये होना चाहिए, इसकी कंस्ट्रक्शनल डिटेल यानी कि उसकी संरचना में क्या क्या चीज़ होती है। तो जब संरचना की बात की जाती है तो सिंक्रोनस मशीन के अंदर क्या होता है, एक तो होता है स्टेटर, और एक होता है रोटर। तो अपन स्टेटर और रोटर की संरचना के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर मेन पॉइंट आपको याद रखना है कि जो स्टेटर होता है, जो स्टेटर का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो किस बेसिस पे होता है कि जो ये क्या होती है, एक फ्रेम होती है, इसके अंदर कोर होती है और इसके अंदर कूलिंग की व्यवस्था भी होती है, यानी कि जो बाहरी जो आवरण होता है मशीन का उसको अपन क्या बोलते हैं, स्टेटर। और उस पर क्या लगाई जाती है, थ्री फेज वाइंडिंग अपन प्रोवाइड करते हैं। यानी कि जो भी आपकी सिंक्रोनस मशीन है उसकी जो बाहरी आवरण होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, स्टेटर बोलते हैं। और उसके अंदर क्या क्या होता है, उसके अंदर फ्रेम होती है, इसके अंदर कूलिंग की व्यवस्था होती है, और उसके अंदर अपन थ्री फेज वाइंडिंग जिसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है वो अपन इसके अंदर प्रोवाइड करते हैं। और इसके अंदर क्या होते हैं, जो स्टेटर होता है बाहर का, इसके अंदर क्या बने होते हैं, इंटरनली स्लॉट खांचे बने होते हैं। तो ये खांचे बने होते हैं इसके अंदर, और उन खांचों के अंदर अपन ये क्या होते हैं, स्लॉट। और ये जो स्लॉट है इसके अंदर अपन क्या प्रोवाइड करते हैं, वाइंडिंग्स। और जो वाइंडिंग होती है वो होती है थ्री फेज वाइंडिंग। तो खांचों के अंदर अपन क्या प्रोवाइड करते हैं, थ्री फेज वाइंडिंग प्रोवाइड करते हैं। और अंदर का ये जो भाग होता है इस भाग को अपन बोलते हैं स्टेटर। इसके अंदर मेन पॉइंट आपको याद रखना है कि जो आपका जो स्टेटर कोर होता है वो किसकी बनी होती है, हाई ग्रेड सिलिकॉन स्टील की। तो एक पॉइंट आपको याद रखना है कि जो बाहरी आवरण होता है वो किस मटेरियल का बना होता है, हाई ग्रेड सिलिकॉन स्टील। यानी कि ये जो स्टेटर होती है वो बनी होती है हाई ग्रेड सिलिकॉन स्टील की। और इसके पेरिफेरी में स्लॉट होते हैं, उसके अंदर थ्री फेज वाइंडिंग को अपन लगाते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट होता है वो होता है रोटर। और रोटर दो तरह के होते हैं, एक तो होता है बेलनाकार और एक होता है सैलिएंट पोल। तो रोटर की संरचना के आधार पर आपकी जो सिंक्रोनस मशीन होती है वो दो तरह की होती है, एक तो होती है सिलेंड्रिकल और दूसरी जो आपकी होती है वो होती है सैलिएंट पोल। सैलिएंट पोल मशीन के अंदर क्या होता है, जहाँ स्पीड कम होती है, जैसे हाइड्रो प्लांट हो गया, वहाँ किस टाइप की होता है, सैलिएंट पोल टाइप की सिंक्रोनस जनरेटर का उपयोग किया जाता है। जहाँ थर्मल प्लांट है वहाँ पर अपन सिलेंड्रिकल टाइप। तो ये यूज़ कहाँ होती है, थर्मल पावर प्लांट के अंदर। न्यूक्लियर, जहाँ स्पीड ज़्यादा है टरबाइन की वहाँ कौन सा होगा, सिलेंड्रिकल टाइप जनरेटर का उपयोग किया जाएगा। और जहाँ स्पीड कम होगी वहाँ कौन सा जनरेटर यूज किया जाएगा, सैलिएंट पोल टाइप। जैसे हाइड्रो पावर प्लांट उसके अंदर कौन सा यूज होता है, सैलिएंट पोल टाइप सिंक्रोनस जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो आपकी संरचना के आधार पर मैंने बताया कि दो तरह की होती है, एक तो होता है सैलिएंट पोल।
सेलिएंट पोल के अंदर क्या होता है, डैम्पर बार। इसके अंदर जो मेन पॉइंट है वो क्या है, इसके अंदर डैम्पर बार को लगाया जाता है। और डैम्पर बार का काम क्या होता है, ये डैम्पर बार लगे कहाँ होते हैं, तो इसकी संरचना कैसी होती है, ये आपका रोटर होता है अंदर, और इसके अंदर फील्ड वाइंडिंग लगाई जाती है। और इस फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई, आपको याद रखना है कि जो रोटर होता है उस रोटर पे जो वाइंडिंग होती है उसको कौन सी सप्लाई दी जाती है, उसको डीसी सप्लाई दी जाती है। और यहाँ इसके जो होते हैं, ये जो यहाँ जो खांचे बनाए जाते हैं, यहाँ पर डैम्पर वाइंडिंग लगाई जाती है। तो ये जो होते हैं इसे बोलते हैं डैम्पर बार। तो डैम्पर बार का उपयोग किस टाइप के रोटर में किया जाता है, वो किया जाता है सैलिएंट पोल टाइप रोटर के अंदर। इसका काम होता है कि मशीन को, जो डैम्पर बार होते हैं वो किस सैलिएंट पोल टाइप सिंक्रोनस जनरेटर के अंदर उपयोग में लिए जाता है। और इसके अंदर जो स्लिप रिंग होती है, वो बनी होती है, यानी कि जो ये तो क्या है, डीसी सप्लाई तो स्टेशनरी पार्ट है जो घूम नहीं रहा। रोटर कौन सा पार्ट है, जो पार्ट जो कि घूमता है, यानी ये पार्ट घूम रहा है, ये स्टेशनरी है। और डीसी सप्लाई इसको देंगे कैसे, वो देंगे अपन स्लिप रिंग की सहायता से। तो इसके बीच में क्या लगी होती है, स्लिप रिंग। और जो स्लिप रिंग लगी होती है वो बनी होती है फॉस्फोरस की, यानी कि एक मेटल की बनी होती है, ताकि अपन डीसी सप्लाई क्या दे दे, रोटर की वाइंडिंग को अपन सप्लाई कर दे विद किसकी सहायता से, स्लिप रिंग की सहायता से। और दूसरा जो संरचना होती है वो होती है सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल संरचना कैसी होती है, और उस पर ये क्या होती है, वाइंडिंग लगी होती है। तो ये एक सिलेंड्रिकल आकार की होती है, और उसको कौन सी सप्लाई दी जाती है, डीसी सप्लाई। तो ये हो जाएगी, दो तरह की होती है। इसमें आपको डिफरेंस याद रखने हैं, जो मेन है ये वाले डिफरेंस याद रखने हैं कि सिलेंड्रिकल टाइप कहाँ यूज होती है और सैलिएंट पोल टाइप। इसमें जो एयर गैप होता है वो यूनिफॉर्म होता है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आएंगे। इसका एयर गैप यूनिफॉर्म होता है, इसका नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप होता है। यानी स्टेटर रोटर के मध्य जो एयर गैप होता है वो कैसा होता है, यूनिफॉर्म, और इसमें कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म। दूसरा जो इसका होता है, इसका जो डायमीटर होता है, यानी रोटर का जो डायमीटर होता है वो कम होता है, लेकिन इसकी लेंथ क्या होती है, यानी ये रोटर इस टाइप की होती है। और यहाँ जो रोटर होगी वो किस टाइप की होगी, जिसका डायमीटर क्या होगा, अधिक होगा, लेकिन लेंथ क्या होगी, कम होगी। ये इसमें नंबर ऑफ पोल्स क्या होते हैं, कम होते हैं, और इसमें नंबर ऑफ पोल्स क्या होते हैं, अधिक होते हैं। ये मैकेनिकली स्ट्रांग होती है, और ये मैकेनिकली क्या होती है, वीक होती है। इसको कहाँ यूज में लिया जाता है, थर्मल और न्यूक्लियर। ये मेन पॉइंट है कि थर्मल और न्यूक्लियर पावर प्लांट में किस टाइप की मशीन का उपयोग किया जाता है, सिलेंड्रिकल टाइप सिंक्रोनस जनरेटर। तो सिलेंड्रिकल टाइप सिंक्रोनस जनरेटर का उपयोग किया जाता है थर्मल और न्यूक्लियर के अंदर, और हाइड्रो के अंदर यूज किया जाता है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, सैलिएंट पोल टाइप का उपयोग किया जाता है हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर। ये लेस स्टेबल होती है, ये मोर स्टेबल होती है, इसकी एफिशिएंसी अधिक होती है, और इसकी सेम साइज के अंदर इसकी रेटिंग क्या होती है, अधिक होती है, और सेम साइज में इसकी रेटिंग क्या होती है, कम होती है। यानी ज़्यादा रेटिंग किस मोटर की, किस जनरेटर की होती है, सिलेंड्रिकल टाइप की। और नेक्स्ट जो पॉइंट है, ये जो ईएमएफ, जो वाइंडिंग में जो आपका विद्युत वाहक बल जो प्रेरित होता है, उसका जो मान होता है वो होता है 4.445 F/N/kW। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है। ये आपका जो कहलाता है, ये आपका ये कांस्टेंट फैक्टर है। फाई आपका कहलाता है फ्लक्स, यानी पर प्रति पोल फ्लक्स की वैल्यू। तो फ्लक्स पे डिपेंड करता है, तो आपको किस पे निर्भर करता है, ई फ्लक्स पर निर्भर करता है, जो कि डीसी सप्लाई प्रोवाइड करती है। जो डीसी सप्लाई से जो फ्लक्स बनता है उस पर निर्भर करता है। और आपका एफ क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी। ये जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किस पर निर्भर करती है, स्पीड पर। यानी जो जिस टरबाइन से आपका जो ये जनरेटर जुड़ा हुआ है, तो उसकी टरबाइन की स्पीड के कोरस्पॉन्डिंग इसकी क्या होती है, स्पीड निर्धारित की जाती है।
स्पीड से इसकी आवर्ती का निर्धारण किया जाता है। इसमें रिलेशन क्या होता है, जो आपकी स्पीड होती है सिंक्रोनस स्पीड वो होती है आपकी 120 f/p। ये फॉर्मूला एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके काम आएगा। ns आपकी कहलाती है स्पीड, जिसे बोलते हैं तुल्यकालिक स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड। f आपकी कहलाती है फ्रीक्वेंसी, और p आपकी कहलाती है नंबर ऑफ पोल्स। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। देखो अब आवर्ती किस पर निर्भर कर रही है, सिंक्रोनस तुल्यकालिक गति पर निर्भर कर रही है। तो यहाँ से इनमें से क्या होगा, आपको नंबर ऑफ पोल्स दे देंगे, आवर्ती दे देंगे, तो क्या पूछ लेंगे सिंक्रोनस स्पीड की वैल्यू क्या होगी। तो ये फैक्टर आपको, और ये जो फैक्टर ये होता है किस में होता है, आरपीएम में। ये जो स्पीड होती है वो किस में होती है, रोटेशन पर मिनट के अंदर। यानी कि जो विद्युत वाहक बल होता है वो किस पर निर्भर करता है, आवर्ती पर। और आवर्ती किस पर निर्भर करती है, तुल्यकालिक गति पर, यानी कि स्पीड पर निर्भर करती है। यानी कि ये जो ईएमएफ होता है वो किस पर निर्भर करता है, स्पीड पर। तो KW जो होता है वो आपका क्या, ये जो N है इसे बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स, फेरों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न्स। यानी कि जो वाइंडिंग होते हैं उसमें कितने फेरों की संख्या है, यानी कि टर्न्स पर फेज। ये आपका ये जो फैक्टर है ये कहलाता है नंबर ऑफ टर्न्स। KW जो होता है वो कहलाता है वाइंडिंग फैक्टर। और जो वाइंडिंग फैक्टर होता है उसकी वैल्यू होती है लेस देन 1। आपको याद रखना है जो KW होता है उसकी वैल्यू लेस देन 1 होती है, और उसकी जो वैल्यू बराबर होती है वो होती है KP इंटू KD। और KP कहलाता है पिच फैक्टर, और आपका जो KD कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। और दोनों की वैल्यू लेस देन 1 होती है। ये आपकी वैल्यू है KD और KP की। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है KP और KD का। KD की वैल्यू होती है साइन m अल्फा बाय 2, m साइन अल्फा बाय 2। यहाँ जो अल्फा होता है वो कहलाता है स्लोट एंगल। इसको याद रखना आपको, अल्फा जो है वो कहलाता है स्लोट एंगल। m आपका कहलाता है नंबर ऑफ स्लोट पर पोल पर फेज। ये आपका क्या कहलाता है, m की वैल्यू। और KD आपका क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि KD की वैल्यू क्या होती है, वो होती है m साइन m अल्फा बाय 2, m साइन अल्फा बाय 2। ये आपकी किसकी वैल्यू होती है, KD की। दूसरा जो फैक्टर होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1 होती है, एक आपको याद रखना है। और पिच फैक्टर की वैल्यू भी क्या होती है, लेस देन 1। इसको डिनोट करते हैं KP से। और ये जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, कॉस बीटा बाय 2 के। ये बीटा जो होता है इसे बोलते हैं शॉर्ट पिच एंगल। यानी वाइंडिंग को शॉर्ट लिया जाता है ताकि क्या करे, इससे जो सेविंग होती है, जो वेव फॉर्म होती है वो आपको अच्छी मिलती है, जो जनरेटेड वेव फॉर्म होती है। साथ में अपन को कम वाइंडिंग का इस्तेमाल, यानी कॉपर अपन को कम चाहिए, वाइंडिंग का इस्तेमाल कम करना होता है। तो इसके लिए अपन वाइंडिंग को कैसे लेते हैं, शॉर्ट पिच लेते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, इन दोनों की वजह से क्या होता है कि जो आपका जनरेटेड ईएमएफ होता है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1 होती है। तो जो जनरेटेड ईएमएफ की वैल्यू जो होती है वो इन दोनों फैक्टर की वजह से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब आपकी क्वेश्चन है, इन एसी रोटेटिंग मशीन द जनरेटेड और स्पीड ईएमएफ। तो जो जनरेटेड ईएमएफ जो होगा लीड 5 बाय 90 डिग्री, लीड 5 जो ईएमएफ होता है, ईएमएफ जो होता है वो फ्लक्स से 90 डिग्री पीछे होता है, लैग करता है। यानी जो ईएमएफ होगा, जो फ्लक्स से उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 90 डिग्री क्या करेगा, वो लैग करेगा। यानी कि ये जो आपका ईएमएफ है वो 90 डिग्री क्या करेगा, लैग करेगा फ्लक्स से।
तो इसका आंसर होगा लेग्स 5/90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, इन शॉर्ट पिच कॉइल द कॉइल पिच फैक्टर केपी, तो केपी की वैल्यू क्या थी अपनी, केपी इज इक्वल टू कॉस बीटा/2। तो यहां पर जो केपी है वो क्या हो सकता है, ये कॉस ई है, इसने क्या किया बीटा की जगह नया कांस्टेंट ले लिया, तो वो भी हो सकता है। ये बीटा की जगह गामा भी ले सकता है, तो इसने बीटा की जगह नया फैक्टर क्या ले लिया ई। तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, कॉस E/2। तो ये आपका क्या कहलाएगा इसके अंदर केपी, तो क्या आंसर हो जाएगा बी। अब ये जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट पिच वाइंडिंग का क्या है, क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज है, उससे रिलेटेड है। तो शॉर्ट पिच वाइंडिंग ऑफ एन अल्टरनेटर गिव विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट। तो शॉर्ट पिच वाइंडिंग के लिए कौन कौन सा स्टेटमेंट आपके लिए सही है। तो शॉर्ट पिच वाइंडिंग के क्या क्या बेनिफिट होते हैं, ये भी आपको, आपकी जो वाइंडिंग होती है उसके क्या क्या फायदे होते हैं। एक तो क्या होता है कि जो वेव फॉर्म होती है वो क्या हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है। यानी जो फर्स्ट पार्ट है वो सही है कि वेव फॉर्म क्या हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है। दूसरा जो पार्ट है इसके अंदर क्या होगा, इंक्रीज टोटल नहीं, ईएमएफ को क्या कर देता है, कम कर देता है। ईएमएफ का मान क्या कर देता है, कम कर देता है। तो ये वाला नहीं हो सकता। इसमें क्या हो जाती है, कॉपर की सेविंग होती है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, सेविंग इन वाइंडिंग कॉपर, और एक ये यानी फर्स्ट और सिक्स्थ। तो आपका कौन सा नहीं होगा, फिफ्थ नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। और फर्स्ट सिक्स्थ और फर्स्ट सिक्स्थ, आपका कौन सा ऑप्शन बच गया, फोर्थ और फोर्थ वाला ऑप्शन, ये दोनों सेम है, आपको देखना है फोर्थ वाला। रिड्यूस टीथ रिपल ये भी नहीं होता है। और इंक्रीज रेटिंग नहीं बढ़ती है, रेटिंग कम हो जाती है। रेटिंग का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। रिड्यूस वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द वाइंडिंग, इंडक्टेंस की वैल्यू क्या कर देता है, ये कम कर देता है। तो इसके क्या क्या एडवांटेज हो जाएंगे, फर्स्ट सेकंड एंड सिक्स्थ। तो क्या आंसर आ जाएगा बी। तो क्या कर देता है, वेव फॉर्म को इंप्रूव कर देता है, ईएमएफ का मान कम कर देता है, कॉपर की सेविंग होती है, और साथ में जो सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू है उसकी वैल्यू को क्या कर देता है, ये कम कर देता है। क्योंकि वाइंडिंग कम चाहिए तो इंडक्टेंस की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ईएमएफ जनरेटेड इन एन अल्टरनेटर डिपेंड्स अपॉन। तो ईएमएफ जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे करता है, फ्लक्स पे करता है, सीरीज पर टर्न पे करता है। तो इसके अंदर तो देखा जाए तो इसके अंदर कौन सा आंसर सही हो सकता है, टाइप ऑफ अल्टरनेटर पे नहीं करेगा, कॉइल स्पैन पे, सीरीज टर्न पर फेज, या स्पीड। तो सबसे मेन जो फैक्टर आपको आंसर लगाना है वो क्या लगाना है, स्पीड। क्योंकि जो स्पीड होती है उसका रिलेशन फ्रीक्वेंसी के साथ क्या होता है, 120f/p। स्पीड के साथ क्या चेंज हो जाएगी, आपकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो साथ में आपका जनरेटेड ईएमएफ की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जनरेटेड हैविंग स्पीड ऑफ, स्पीड दे रखी है आपकी कितनी है, 250 आरपीएम, और फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 50 हर्ट्ज, और पूछ रहा है नंबर ऑफ पोल्स। पोल की संख्या पूछ रहा है, तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, 120f/p। तो इसकी p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 120f/ns। f की वैल्यू क्या है 50, और ns की वैल्यू कितनी है 250। तो ये 1/5, तो ये अपना कितना आ गया 2, और ये आ गया 24। तो ये आपका क्या आ सकता है, पोल की वैल्यू भी पूछी जा सकती है। तो ये क्वेश्चन आपके टॉपिक से जनरेशन ऑफ वोल्टेज इन केस ऑफ सिंक्रोनस मशीन से रिलेटेड है, और नेक्स्ट क्लास में अपन इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।